हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश इजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सॉइल साइंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक मैन्यूर फर्टिलाइजर्स एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। बेसिकली ये एक प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 to 60 क्वेश्चन टोटल है इस क्वेश्चन पेपर में। और तो रिमेन जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, बाकी जो रिमेनिंग है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच न्यूट्रिएंट शोज डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑन टर्मिनल बड। कौन सा न्यूट्रिएंट है जो कि टर्मिनल बड पर अपनी डिफिशियंसी सिम्टम्स को शो करता है? बोरोन, मोलिब्डेनम, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। ठीक है, कहाँ पर शो करता है? टर्मिनल बड की बात किया है तो कौन सा एलिमेंट है आपका? बोरोन एंड मोलिब्डेनम दोनों क्या है जो कि टर्मिनल बड पर अपनी डिफिशियंसी सिम्टम्स को शो करते हैं। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, बोरोन क्या करता है कि बोरोन किसी भी प्लांट के लिए पॉलन जर्मिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। किस चीज के लिए? पॉलन जर्मिनेशन। ठीक है, अगर हमारा बोरोन की कमी होगी तो पॉलन क्या होगा? जर्मिनेट नहीं करेगा। ठीक है, सो बोरोन इज इंपॉर्टेंट फॉर पॉलन जर्मिनेशन। बोरोन से बहुत सारी डिसीज होती हैं, वो कुछ इंपॉर्टेंट डिसीज है जैसे आपका हो गया डाईबैक डिसीज। ठीक है, डाईबैक। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट डिसीज है टॉप सिकनेस। ठीक है, कि टॉप सिकनेस बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज है, याद रखना। किसमें? टोबैको में, टॉप सिकनेस इन टोबैको। और एक ग्रेप्स में होती है जो कि बहुत फेमस डिसीज है, हैन एंड चिकन डिसीज, हैन एंड चिकन। ठीक है, ये किसकी? बोरोन की डिफिशियंसी की वजह से होती है। दूसरा, ब्राउनिंग इन कॉलीफ्लावर। ठीक है, ब्राउनिंग ब्राउनिंग इन कॉलीफ्लावर इज ऑल्सो कॉज्ड बाई डिफिशियंसी ऑफ बोरोन। मोलिब्डेनम की बात करें, मोलिब्डेनम की, तो मोलिब्डेनम क्या है? एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, एक इंपॉर्टेंट इंजाइम है नाइट्रेट रिडक्टेज का। ठीक है, इज एन कंपोनेंट ऑफ इंजाइम नाइट्रेज रिडक्टेज, नाइट्रेट रिडक्टेज। इतनी चीज़ें आपको याद रखना। और कॉलीफ्लावर में एक इंपॉर्टेंट डिसीज होती है मॉलिबेडनम की डिफिशियंसी की वजह से, वो कौन सी डिसीज है आप लोग को कमेंट में बताना है। ठीक है, मॉलिबेडनम की डिफिशियंसी की वजह से कॉलीफ्लावर में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज है, मोस्ट ऑफ द एग्जाम में आपका पूछा जाता है, उस डिसीज का नाम बताना है। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, न्यूट्रिएंट एलिमेंट दैट रेगुलेट्स स्टोमेटल ओपनिंग। कौन सा न्यूट्रिएंट एलिमेंट है जो कि स्टोमेटल के ओपनिंग को रेगुलेट करता है? मिस स्टोमेटा कब ओपन होंगे, कैसे ओपन होंगे, वो उस पर वर्क करता है, उस पर काम करता है। पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस या मैग्नीशियम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। स्टोमेटल ओपनिंग के लिए कौन सा एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है? तो कौन सा होता है? पोटेशियम। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। ये डिसीज और ड्रॉट रेसिस्टेंट को भी बढ़ाता है प्लांट में। ठीक है, डिसीज एंड ड्रॉट, इंक्रीजेस डिसीज एंड ड्रॉट रेसिस्टेंट इन प्लांट। ठीक है, दूसरा, फॉस्फोरस के बारे में जानते हैं तो फॉस्फोरस को हम लोग की ऑफ लाइफ के नाम से जानते हैं। क्या? की ऑफ लाइफ। ठीक है, फॉस्फोरस इज नोन एज की ऑफ लाइफ। और ये एनर्जी करेंसी का काम करता है। कैसे? एनर्जी करेंसी, एक्ट एज एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी। ठीक है, इट एक्ट एज अ एनर्जी करेंसी। इतने इंपॉर्टेंट जो भी मैं बता रहा हूँ कि पोटेशियम कौन सी डिसीज होती है, फॉस्फोरस से क्या इफेक्ट पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इनको आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फॉलोइंग। नाइट्रोजन है किस चीज का एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है? फैट का, विटामिन का, कार्बोहाइड्रेट का, या प्रोटीन का। ठीक है, सो नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्रोटीन। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, वाइग्रस वेजिटेटिव ग्रोथ एंड डार्क ग्रीन कलर इन प्लांट्स इम्पार्ट्स बाय विच न्यूट्रिएंट्स। बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाना और डार्क ग्रीन कलर प्लांट में किस चीज़ की किस न्यूट्रिएंट्स को शो करते हैं? फॉस्फोरस को शो करते हैं, नाइट्रोजन को, पोटेशियम को, या कैल्शियम को। ठीक है, सो वाइग्रस वेजिटेटिव ग्रोथ एंड डार्क ग्रीन कलर इन प्लांट्स इज इम्पार्टेड बाई नाइट्रोजन। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डार्क ग्रीन कलर और वेगरस ग्रोथ किसकी वजह से होती है? नाइट्रोजन। इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर आप नाइट्रोजन का एप्लीकेशन ज़्यादा करते हैं तो आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ है बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उसके बाद फिर आपका फ्रूटिंग फ्लावरिंग में थोड़ा सा डिले हो जाता है, इसलिए वेजिटेटिव ग्रोथ नाइट्रोजन के एप्लीकेशन से बहुत ज़्यादा होती है। और नाइट्रोजन की डिफिशियंसी की वजह से वी शेप्ड क्लोरोसिस होता है। ठीक है, वी शेप्ड,
याद रखना, वी शेप्ड क्लोरोसिस, ठीक है। ओल्डर लीव्स पर कहां पर, ऑन ओल्डर लीव्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वी शेप्ड क्लोरोसिस ऑन ओल्डर लीव्स और येलोइंग ऑफ टिप, येलोइंग ऑफ टिप इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि नाइट्रोजन की डिफिशियंसी की वजह से वी शेप्ड क्लोरोसिस होता है ओल्डर लीव्स में, या उसकी जो टिप है वो येलो हो जा, टिप उसकी जो है वो येलो पड़ जाती, और इससे एक इंपॉर्टेंट डिसीज होती है स्टारवेशन, ठीक है, जो भूखमरी वाली डिसीज कहते हैं स्टारवेशन डिसीज, किसकी वजह से होती है, इसकी फॉस्फोरस सॉरी नाइट्रोजन की वजह से होती है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि ऐसे एलिमेंट का नाम बताइए जो कि इमोबाइल है प्लांट में, ठीक है, इमोबाइल है प्लांट में, ठीक है, जैसे मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं जो कि इजिली प्लांट तक पहुंच जाते हैं, तो कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि इमोबाइल, दो एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से हैं जो कि इमोबाइल, आप लोगों को कमेंट में बताना है। देन क्वेश्चन नंबर 5, विच एलिमेंट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड फाइटिन एंड फॉस्फोलिपिड, कौन सा एलिमेंट है जो कि न्यूक्लिक एसिड फाइटिन और फॉस्फोलिपिड का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, फॉस्फोरस, जिंक, बोरोन या कॉपर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। फॉस्फोरस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड फाइटिन एंड फॉस्फोलिपिड। ये क्या करता है, डिसीज रेसिस्टेंट को इंक्रीज करता है, ठीक है, डिसीज रेसिस्टेंट, डिसीज रेसिस्टेंस को इंक्रीज करता है, और रिक्वायर्ड फॉर ग्रेन फॉर्मेशन एंड मैच्योर एट मैच्योरिटी, ठीक है, ग्रेन फॉर्मेशन के लिए और मैच्योरिटी के लिए फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फॉस्फोरस इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रेन फॉर्मेशन एंड मैच्योरिटी, और ये एनर्जी स्टोरेज का काम करता है, इट वर्क्स एज एनर्जी स्टोरेज, कौन सा, एनर्जी स्टोरेज। इतनी पॉइंट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों को ये बता रहा हूँ, ठीक है। सो फाइटिन एसिड, फाइटिन न्यूक्लिक एसिड और फॉस्फोलिपिड का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है, फॉस्फोरस, डिसीज रेसिस्टेंट प्लांट में डेवलप करता है, दूसरा है ग्रेन फॉर्मेशन और मेच्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और एनर्जी स्टोरेज का काम करता है फॉस्फोरस। क्वेश्चन नंबर देखिए, एनपीके जो है, एनपीके से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिसीज है उनको तो जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, फॉस्फोरस मेनली स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ विच पार्ट ऑफ द प्लांट, फॉस्फोरस है मेनली किस प्लांट पार्ट पर अफेक्ट करता है, ग्रोथ को इंक्रीज करता है, रूट का, शूट का, लीफ का या फ्लावर का, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, रूट का, जो फॉस्फोरस होता है मेनली वो रूट को हेल्प करता है डेवलप हो, ग्रो होने में, ठीक है, स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ रूट, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, कर जो जड़ें हैं वो विकसित होती है फॉस्फोरस के प्रेजेंस में। क्वेश्चन नंबर 7, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलिमेंट ऑफ क्लोरोफिल इज, क्लोरोफिल का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, बहुत बार आपने पढ़ा होगा, मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। मैंगनीज और मैग्नीशियम में डिफरेंस है, बिल्कुल गलत मत करिएगा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या है, एक सेंट्रल एटम है क्लोरोफिल में, ठीक है, कैसा है, सेंट्रल एटम, मैग्नीशियम इज अ सेंट्रल एटम ऑफ द क्लोरोफिल। इससे एक इंपॉर्टेंट डिसीज होती है जिसे हम बोलते हैं सैंड ड्राउन डिसीज, सैंड ड्राउन डिसीज किस में होती है, तो टोबैको, ठीक है, सैंड ड्राउन डिसीज ऑफ टोबैको, टोबैको में इंपॉर्टेंट डिसीज है सैंड ड्राउन डिसीज, एमजी एक सेंट्रल एटम होता है क्लोरोफिल में। देन क्वेश्चन नंबर 8, द इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजिनस एंजाइम इज, नाइट्रोजिनस एंजाइम का जो इसेंशियल कंपोनेंट कौन है, आयरन, मोलिब्डेनम या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव, ठीक है। सो नाइट्रोजिनस एंजाइम का जो इसेंशियल कंपोनेंट है वो कौन सा है, बोथ ए एंड बी, मीन्स आपका मोलिब्डेनम भी है और आयरन, दोनों क्या है, इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजिनस एंजाइम। देन क्वेश्चन नंबर 9, मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट आयन टेक प्लेस फ्रॉम सॉइल टू प्लांट रूट बाई विच प्रोसेस, जो प्लांट है वो सॉइल से प्लांट में किस प्रोसेस के द्वारा न्यूट्रिएंट का मूवमेंट होता है, मास फ्लो के द्वारा होता है, डिफ्यूजन के द्वारा, रूट इंटरसेप्शन के द्वारा या ऑल ऑफ द अबव। सो all are responsible due to mass flow, nutrient absorption occur due to mass flow, nutrient movement, diffusion as well as root interception, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट।
ठीक है। डिफ्यूजन हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन की वजह से वो तरफ जाता है। रूट इंटरसेप्शन में रूट ग्रो करती है और न्यूट्रिएंट अब्जॉर्व करती है। सो ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। Then question number 10, chlorosis in between the veins is the deficiency symptoms of which nutrients? Chlorosis in between veins, ठीक है, याद रखना। chlorosis in between veins किस चीज का, किस न्यूट्रिएंट का डिफिशियंसी सिम्टम्स है? पोटेशियम का, मैग्नीशियम का, फॉस्फोरस का या कैल्शियम का? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। इसका एक इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है क्लोरोसिस इन बिटवीन द वेन्स। Then question number 11, when absorption of iron take place against the electrochemical gradient in plant cell, it is called? जब absorption against the electrochemical gradient होता है तो उसे क्या बोलते हैं? Active absorption, passive absorption, both A and B या none of the above? So option number A क्या हो जाएगा? It is called as active absorption. क्या बोलते हैं उसे? Active absorption. अब एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है? जहां पर मेटाबॉलिक एनर्जी लगती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन। और जहां पर मेटाबॉलिक एनर्जी नहीं लगती है एब्जॉर्प्शन के लिए, उसे बोलते हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन। ठीक है, सिंपल टर्म में समझे कि मॉलिक्यूल्स को अगर मूव करना है तो अगर मेटाबॉलिक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो उसे एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहेंगे, और मेटाबॉलिक एनर्जी नहीं लगनी है तो उसे क्या बोलेंगे, पैसिव। नीड मेटाबॉलिक एनर्जी, यहाँ पे लिख देता हूँ, नीड मेटाबॉलिक एनर्जी फॉर मॉलिक्यूल मूवमेंट, तो उसे कौन सा अब्जॉर्प्शन हो जाएगा, एक्टिव अब्जॉर्प्शन। देन क्वेश्चन नंबर 12, the process of conversion of ammonium ion to nitrate ion is carried out by which organism? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। सो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अच्छे से सुनिएगा, इस पूरे प्रोसेस के क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अमोनियम आयन टू नाइट्रेट आयन इज नोन एज निट्रिफिकेशन। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, निट्रिफिकेशन। बेसिकली निट्रिफिकेशन एक 2 स्टेप प्रोसेस है। कैसा है, 2 स्टेप। कैसे 2 स्टेप, अभी समझाता हूँ आपको। 2 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में जो अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन, ठीक है, NH4 प्लस, ये आपका चेंज होगा नाइट्राइट में। ठीक है, अमोनियम आयन किस में चेंज होगा, नाइट्रेट, नाइट्राइट में। ये वर्क कौन करता है, तो नाइट्रोसोमनास। ठीक है, नाइट्रोसोमनास, ठीक है, नाइट्रोसोमनास वर्क करता है। मिस अमोनियम आयन को नाइट्राइट में चेंज करने का वर्क को काम कौन करता है, नाइट्रोसोमनास। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप आपका क्या होगा कि इस नाइट्राइट आयन को नाइट्रेट में बदलने का काम कौन करेगा, नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, कौन करता है, नाइट्रोबैक्टर। तो यहाँ पर समझने वाली क्या बात है, क्वेश्चन पूछा प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अमोनियम आयन टू नाइट्रेट आयन इज कैरीड आउट बाय विच ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे बच्चे नाइट्रोबैक्टर लगा के आएंगे, बट हमसे पूछा कि अमोनियम को नाइट्रेट में कौन चेंज करता है, तो नाइट्रोबैक्टर में देखिए आप, यहाँ पर सीधा नाइट्राइट से वर्क शुरू हो रहा है और नाइट्रेट बन रहा है। ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि अमोनियम आयन को नाइट्रेट में शुरुआत अमोनियम आयन से कौन करता है, नाइट्रोसोमनास। ठीक है, फर्दर वो फिर चेंज करता है नाइट्राइट में, फिर नाइट्राइट हमारा चेंज होता है नाइट्रोबैक्टर में। सो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, मोस्ट प्रेफरेबल होगा, ऑप्शन करेक्ट होगा। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नाइट्रोबैक्टर मत लगाएगा, राइजोबियम एजोटोबैक्टर तो बिल्कुल नहीं होने वाले, कंफ्यूजन नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमनास में होगी। सो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 13, टोटल नंबर ऑफ इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स इज, टोटल कितने इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, तो सब शुरुआत में कितने थे, 16, बाद में निकल ऐड हुआ तो कितने हो गए, 17। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन और पूछता है इसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट मतलब कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट इसेंशियल है, वो टर्म किसने दिया था, तो अर्नन एंड स्टाउट, अर्नन एंड स्टाउट। कब दिया था, 1939 में। ठीक है, ये चीजें याद रखना। और कभी कभी पूछता है बेनिफिशियल एलिमेंट। ठीक है, कौन कौन से हैं बेनिफिशियल एलिमेंट है, बेनिफिशियल एलिमेंट कौन कौन से हैं, पहला है
वेनेडियम, देन सिलिकॉन, देन उसके बाद कोबाल्ट और सोडियम। ये आपके बेनिफिशियल एलिमेंट हैं। ठीक है, याद रखना है कौन कौन से बेनिफिशियल एलिमेंट है, वेनेडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट एंड सोडियम। ये एन लिखा है सोडियम। ठीक है, ये हमारे बेनिफिशियल एलिमेंट हैं। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मुझे पेड पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 7905601596 पर, या हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम हितेश एजी पर, जहाँ पर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन होती है लेटेस्ट वो मिल जाती है, और पीडीएफ पेड रहेंगी, और ऑथेंटिक क्वेश्चंस रहेंगे, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं प्रोवाइड करता हूँ, और जो भी यूट्यूब पर सॉल्व कराता हूँ और जो भी हम पीडीएफ में प्रोवाइड करते हैं, दोनों में डिफरेंस रहता है, दोनों क्वेश्चन सेम नहीं रहते, कुछ क्वेश्चन आपके रिपीट कर सकते हैं प्रेजेंट में। और ये जो अभी मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, ये जो सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जो कम्पिटेटिव एग्जाम में सॉयल साइंस से रिलेटेड, या अभी एएससीओ का, डबल एओ का, उनको इसलिए हाईलाइट करूँ क्योंकि उनके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, क्योंकि उनका एग्जाम मैं कवर करता हूँ। तो डबल एओ असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर और एएससी सॉयल कंजर्वेशन ऑफिसर, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो लोग ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और कोर्स परचेज करने के लिए मैं आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7905601596 पर, या हमें आप ईमेल भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज नॉट यूज्ड एज अ ग्रीन मैन्योर? ढैंचा, सनहेम, मूंग, मेज। तो मेज को हम लोग एज अ ग्रीन मैन्योर क्रॉप यूज नहीं करते हैं, सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या हो जाएगा यहाँ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, इवेल्युएशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी इज डन बाय विच मेथड? सॉइल फर्टिलिटी का इवेल्युएशन किस मेथड से करते हैं? सॉइल टेस्ट से करते हैं, प्लांट एनालिसिस से करते हैं, न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी सिम्टम्स, या ऑल ऑफ द अबव? तो सॉइल टेस्ट के बेसिस पर हम सॉइल फर्टिलिटी को इवेल्युएट करते हैं कि फर्टिलाइज जो फर्टिलिटी कैसी है। दूसरा प्लांट एनालिसिस, अगर किसी चीज़ में प्लांट में किसी चीज़ की कमी है तो जाहिर सी बात हो सॉइल में उस चीज़ की कमी होगी। दूसरा न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ प्लांट्स में कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं, फिर उसी बेसिस पर हम सॉइल में वो न्यूट्रिएंट को अप्लाई करते हैं, तो उससे भी फर्टिलिटी इवेल्युएशन होता है। सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 16, a situation in which crop requires more of a given nutrient element without exhibiting deficiency symptoms is called? ये जो डिफिनेशन है ना, डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसे बोलते हैं हिडन हंगर। ठीक है, मीन्स ऐसी अवस्था, a situation in which crop requires more of nutrients, उस अवस्था में क्रॉप को ज्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए बट वो डिफिशियंसी सिम्टम्स को शो नहीं करती, तो उसे क्या बोलते हैं? हिडन हंगर। देन क्वेश्चन नंबर 17, सॉइल सैंपल शुड बी टेकन एट विच डेप्थ फॉर सीरियल क्रॉप? जो सॉइल सैंपल है वो कितने डेप्थ से लेना चाहिए? 25 सेंटीमीटर से, 15 सेंटीमीटर से, 5 सेंटीमीटर से, या 30 सेंटीमीटर से? सो ये क्रॉप टू क्रॉप आपका वेरी करता है, तो सभी क्रॉप के बारे में हम एक बार देख लेते हैं। बेसिकली जो हमारी सीरियल क्रॉप्स होती हैं या वेजिटेबल क्रॉप्स हो गई, ठीक है, या आपका सीजनल क्रॉप कोई भी है, उसके लिए जो डेप्थ चाहिए वो 0 से 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 0 से 15, ये जो डाटा है आईसीआर की वेबसाइट से लिया गया, वहाँ पर है 0 से 15 सेंटीमीटर। वो वेरी करता है कि कौन सी क्रॉप सैलो क्रॉप है, तो 0 से 15 के बीच में आप, अगर सैलो क्रॉप है तो 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच आप सॉइल सैंपल ले सकते हैं। आपकी अगर प्लांटेशन क्रॉप है, ठीक है, या आपका फ्रूट क्रॉप है कोई भी, तो उसके लिए आपका जो रहेगा 0 से 30 भी है, 30 to 60 है, और 60 to 90, डिपेंडिंग अपॉन द डेप्थ ऑफ रूट्स या डिपेंडिंग अपॉन द क्रॉप के बेसिस पर हम लेते हैं। वहीं पर अगर जो ग्रासेज हैं उनका कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो सॉइल सैंपल शुड बी टेकन एट विच डेप्थ ऑफ द सीरियल क्रॉप? सीरियल क्रॉप क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, वेजिटेबल पूछेगा, सीजनल क्रॉप्स का पूछेगा तो 15 सेंटीमीटर, ग्रासेस का या ग्रासलैंड का पूछ लिया तो 5 सेंटीमीटर, प्लांटेशन क्रॉप, फ्रूट क्रॉप का पूछ लिया, या डीप रूटेड क्रॉप का, तो आपका डिफरेंट आंसर होगा, 30 से 60 हो सकता है, 60 से 90। देन क्वेश्चन नंबर 18, ए वैल्यू टेक्निक वाज गिवन बाय? जो ए वैल्यू टेक्निक है वो किसके द्वारा दिया गया? अर्नन एंड स्टाउट के द्वारा, निकोलस के द्वारा, फ्राइड एंड डीन के द्वारा, या लैडसन के द्वारा? ठीक है, अर्नन एंड स्टाउट ने एक इंपॉर्टेंट टर्म दिया था, अभी मैं ऊपर बताया हूँ, आप लोग को कमेंट में बताना है कि वो कौन सा टर्म है जो अर्नन एंड स्टाउट ने दिया था। ठीक है, न्यूटन से रिलेटेड था।
सो ए वैल्यू टेक्निक वॉज गिवन बाय फ्राइड एंड डीन, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। कब दिया था ये भी पूछ लेता है, तो 1952 में। Then question number 19, for high soil fertility level the organic matter content in the soil should be, कितना होना चाहिए? So greater than 0.75%, 0.5 से 0.75, लेस देन या नन ऑफ द अबव। देखिए बेसिकली इसका आंसर बहुत अच्छे से तो नहीं मिल पाया, बट मैंने जो देखा कि बहुत नेट पर या अवेलेबल है जो भी बुक्स में, वो कह रहा है कि 3 से 5% अगर आपका ऑर्गेनिक मैटर है तो आपका गुड मानी जाए सॉइल फर्टिलिटी के लिए, ठीक है। बट वैसे ऑप्शन नहीं है, हमें ऑप्शन तो एक लगाना ही पड़ेगा। तो बट प्रेफर करेंगे 3 से 5, तो 0.75 से ग्रेटर वैल्यू बोला है, क्योंकि वैल्यू ग्रेटर की तरफ जा रही है तो हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। करेक्ट, नियरेस्ट ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए ग्रेटर देन 0.75%। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।